हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल द प्रमाण स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। और आज स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। आप सभी स्टूडेंटों का ज़्यादा समय खराब ना हो या ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, इसलिए मैं सारे नोट्स या सारी बातें पहले ही बोर्ड पर प्रिपेयर करता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इसी में आपका फ़ायदा है, इसीलिए मैं इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। आज अपन स्टार्ट करते हैं जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पर पहले डिस्कशन कर लेते हैं जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। मोस्टली अपन ने पिछली वीडियोस में क्या पढ़ा है, कोशिका। क्या पढ़ा है, कोशिका। कोशिका जो होती है, कोशिका के बारे में अपन अभी तक उसकी जो लेयर होती है बाहर की, जिसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बीच में एक डार्क बॉडी प्रेजेंट होती है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। अब देखो, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन जो है उसके बीच में न्यूक्लियस के चारों ओर, समझ में आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन के पहले और न्यूक्लियस के बाद जो बीच में ये जो लिक्विड भरा होता है, इस लिक्विड को ही अपन क्या बोल रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं अपन, प्रोटोप्लाज्म बोल रहे हैं। ठीक है, इसे हिंदी में जीव द्रव्य कहा जाता है। कंप्लीट है, अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। और इसी में संपूर्ण कोशिकांग, मतलब कोशिका में पाए जाने वाले जो अंग होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, वो सभी किसमें फाउंड होते हैं, प्रोटोप्लाज्म में फाउंड होते हैं, जो अपन अगली वीडियोज में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करते हैं जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। कोशिका कला व केंद्रक के मध्य उपस्थित तरल पदार्थों को जीव द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियस है, उसके बीच में जो लिक्विड फाउंड है, उस लिक्विड को हम क्या बोल रहे हैं, जीव द्रव्य बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दो साइंटिस्ट, नाम सुनना आप, हक्सले और वार्न-मोहल। ठीक है, हक्सले यहाँ पर जीव द्रव्य का जो जीव द्रव्य होता है उसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, मतलब फिजिकल बेसिक लाइफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिकल बेसिक लाइफ बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं, हक्सले बोल रहे हैं। यहाँ पर वार्न-मोहल की बात करते हैं, मोहल की, तो कोशिका के समस्त जीवित भाग को प्रोटोप्लाज्म बोला। अब देखो यहाँ पर अभी मैं क्या बोल रहा था, इसमें भरे लिक्विड को प्रोटोप्लाज्म बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक साइंटिस्ट है वार्न-मोहल बोलते हैं कि कोशिका में संपूर्ण जीवित भाग को ही क्या बोल रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म बोल रहे हैं। कंप्लीट है। नेक्स्ट है यहाँ पर भौतिक गुण, यहाँ पर फिजिकल कैरेक्टर्स की अपन बात करें कोशिका द्रव्य की, तो देखो ये कैसा होता है, रंगहीन होता है, मतलब कलरलेस होगा, स्वच्छ होगा, प्योर होगा, पारभासी होगा, मतलब यहाँ पर यूं नहीं बोल सकते कि अपन इसमें आर पार देख सकते हैं, या ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ पार्ट तक अपन क्या कर सकते हैं, इसके आर पार देख सकते हैं। चिपचिपा होगा, ठीक है, लचीला होगा, फ्लेक्सिबल होगा और कणिकामय होगा, मतलब ग्रेन्यूल्स इसमें प्रेजेंट होगी, छोटी छोटी कणिकाएं इसमें उपस्थित होगी। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है जीव द्रव्य की प्रकृति। अगर अपन जीव द्रव्य की प्रकृति की बात करते हैं तो जीव द्रव्य को समझाने के लिए कई सारे वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए। ठीक है, अपन एक एक सिद्धांत की बात करते हैं। सबसे पहले कुपिका सिद्धांत, जिसे वायु कोष्टिका सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अनुसार जीव द्रव्य क्या है, एक पायस है, इमल्सन है। क्या है, एक इमल्सन है। किसके अनुसार, ध्यान रखना आप, वायु कोष्टिका सिद्धांत या कुपिका सिद्धांत के अनुसार क्या है, इमल्सन है। इमल्सन का मतलब होता है जो दो ऐसे पदार्थ जो मिले हुए ना हो, जैसे अपन बोल सकते हैं तेल और पानी। ठीक है, दोनों को आप मिलाओगे तो क्या बना, एक इमल्सन बना। ठीक है, इस तरह होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कणिकामय या दानेदार सिद्धांत, ग्रेनुलर थ्योरी की अगर अपन बात करते हैं तो जीव द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से निर्मित है। देखो यहाँ पर इसको याद रखना, किससे, अति सूक्ष्म कण, किसके अनुसार, दानेदार सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट जालिका सिद्धांत की अगर अपन बात करते हैं, रेक्टिकुलर थ्योरी की बात करते हैं तो क्या है, इसके अनुसार जीव द्रव्य एक सघन जाल है। ठीक है, क्या है, एक जाल है, सघन जाल है। तंतुमय सिद्धांत के अनुसार बात करें, फाइब्रल थ्योरी के अनुसार बात करें तो जीव द्रव्य अनेक कोमल धागों से बना है। किससे बना है, धागों से, मतलब कई सारे फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जिससे मिलके ये बना है। कोलाइडी सिद्धांत की अपन बात करें, कोलाइडल थ्योरी की बात करें तो यहाँ पर जो कोशिका द्रव्य है या जीव द्रव्य है वो कोलाइडल तंत्र के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, कोलाइडल तंत्र का मतलब होता है ऐसा लिक्विड जिसमें अगर प्रकाश डाला जाए तो वो क्या करे, उसको फैला दे, उसे कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये कैसा होता है, कोलाइडल तंत्र के रूप में होता है। नेक्स्ट अपन देखो अब यहाँ पर जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन, मतलब केमिकल कंपोजिशन की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जल, वाटर होता है इसमें 75 to 85%, प्रोटीन होता है इसमें 70 to 9%, कार्बोहाइड्रेट होता है 2 से 2.5%, लिपिड होता है 1 to 1.5%,
कार्बनिक पदार्थ, मतलब यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, 1 से 1.5%, आरएनए 0.7%, डीएनए 0.4%। ठीक है, अब ये वैल्यू जो यहाँ पर मैंने पुट ऑफ की है, ये वैल्यू जरूरी नहीं है कंपलसरी की सारी जो सेल्स होती है उसमें यही हो। कई सारी सेल्स हैं जो लिविंग होती है, नॉन लिविंग होती है, या कुछ सेल्स ऐसी होती है जो मतलब पानी में रहने वाले जानवर या एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट की सेल्स होती है, टेरेस्टेरियल या डेजर्ट में रहने वाले मतलब रेगिस्तान में रहने वाले जो जीव है उनकी कोशिकाएं होती है। तो सभी की स्ट्रक्चर तो एक जैसी है, पर उसमें मिलने वाले जो ये संगठन है इनका कंपोजिशन है थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे अपन यहाँ पर जलीय पादप एक्वेटिक प्लांट की अगर बात करते हैं तो एक्वेटिक प्लांट में जो वाटर होता है कितना % होता है, 95% होता है, जबकि सीड्स बीज की कोशिकाओं की अगर बात करें तो इसमें जो जल होता है वो कितना होता है, 10.5% होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन यहाँ बात करते हैं कोशिका में जो उपापचय क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो होती है कोशिकाओं में, उससे कई सारे पदार्थ निर्मित होते हैं। ठीक है, इनमें कई सारे पदार्थ हैं जिनको एक एक करके अपन पढ़ लेते हैं। पहला संचित पदार्थ, दूसरा स्त्रावी पदार्थ होता है, और तीसरा जो इसमें अपशिष्ट होते हैं मतलब जो बाहर की तरफ रिलीज किए जाते हैं वो पदार्थ होते हैं जो अभी इसके बाद पढ़ेंगे। पहले अपन दोनों को एक्सप्लेन कर लेते हैं, संचित पदार्थ व स्त्रावी पदार्थ। संचित पदार्थ की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा और भी कई सारे हैं, पर अपन लिमिटेशन यहाँ पर देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा की बात करते हैं तो इसमें मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड, इस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट क्या होता है इसमें स्टोर होता है। अगर अपन यहाँ पर वसा की बात करते हैं तो जीव द्रव्य मतलब यहाँ पे जो इसका प्रोटोप्लाज्म होता है, इस प्रोटोप्लाज्म में जो वसा होती है वो किस फॉर्म में पाई जाती है, बूंदों में। ठीक है, ड्रॉप्स होती है छोटी छोटी जो बिखरी हुई होती है। वसीय अम्ल गिल्सरोल के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, मतलब यहाँ पर जो बूंदें होती है ये किससे मिलकर बनी है, गिल्सरोल के अणुओं से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट अपन प्रोटीन की बात करते हैं। देखो प्रोटीन यहाँ पर एक मुख्य वर्ग होता है। कोशिका की बात करें तो कोशिका में प्रोटीन का निर्माण होता है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन होता है जो अपन आगे पढ़ेंगे, पूरी प्रक्रियाएं होती है इसमें। अपन यहाँ पे जनरली इतनी सी बात करते हैं, जो प्रोटीन होता है वो किससे मिलके बना है। यहाँ पर जो कोशिका होती है उसमें कितने 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, और इन एमिनो एसिड की चेन बनती है और उसी चेन से क्या बनता है, प्रोटीन, या फिर उसी चेन को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो प्रोटीन एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। मैंने अभी बोला कितने एमिनो अम्ल होते हैं, 20, जिनसे मिलकर क्या बने होते हैं, प्रोटीन बने होते हैं। मतलब यहाँ पर जो अमीनो अम्ल होते हैं दूसरे अमीनो अम्लों से जुड़ते हैं, सहयोजक बंध से जुड़ते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। मतलब यहाँ पर बहुपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो होती है उस चेन को हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर स्त्रावी पदार्थ, मतलब जो स्त्रावित किए जाते हैं। ये तो क्या हो गए, कोशिका के अंदर ही संचित किए जाते हैं। ये क्या हो रहे हैं, स्त्रावित किए जाते हैं, कोशिका के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। जैसे एंजाइम, अपन एंजाइम की बात करते हैं तो एंजाइम आपने पढ़ा होगा कि एंजाइम जो होते हैं उत्प्रेरक के समान कार्य करते हैं। किसके समान कार्य करते हैं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब होता है कि कोई सी भी जो क्रिया होती है उसे बढ़ा देते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, दोनों काम करते हैं। यहाँ पर एंजाइम देखो, एमाइलेज, माल्टोज, प्रोटीएज, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं। मतलब यहाँ पर हमने भोजन किया, कार्बोहाइड्रेट खाया, बाहर से घी वगैरह ले लिया, कई सारी चीजें खा ली, हमारी बॉडी में क्या गए, जटिल कार्बनिक पदार्थ गए। ये एंजाइम क्या करते हैं, उन्हें तोड़ने का काम करते हैं और किस में बदल देते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। मकरंद की अगर अपन बात करते हैं तो पुष्प जो होता है उसमें क्या पाई जाती है, मकरंद ग्रंथियां पाई जाती है। मकरंद ग्रंथियां जो होती है उससे कार्बनिक पदार्थ स्रावित होता है, जो कैसा होता है, मीठा होता है। कैसा होता है, मीठा। जनरली अगर मैं अपने वर्डों में यहाँ बोलूँ, जो ये मीठा कार्बनिक स्रावित पदार्थ, इसे मैं शहद बोल सकता हूँ। ठीक है, क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि जो कीट पतंगे होती है, मधुमक्खियाँ होती है, पुष्पों पर जाती है और पुष्पों पर जाकर जो मीठा पदार्थ होता है जिसे हम मकरंद बोल रहे हैं, इस मीठे पदार्थ को वो क्या करती है, चूसती है और अपने छत्ते तक आती है, छत्ते पर उसे छोड़ती है, मतलब शहद का निर्माण करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक विशेष काम होता है इसका, इनसे कीट पुष्पों की तरफ आकर्षित होते हैं। अब इसका क्या काम है, आकर्षित होने का, इससे परागण की प्रक्रिया होती है, पॉलिनेशन होता है, इससे परागण क्या होता है, ये मतलब यहाँ पर यूं मान लो आप, जो पुष्प होती है, एक पुष्प या दूसरा पुष्प, ठीक है, इस पुष्प के क्या है, पराग कण है, इस पर क्या है, पराग कण। इस पर कोई कीट पतंगा अगर आकर बैठता है तो ये पराग कण क्या होगा, उस पर चिपक जाता है और ये कहाँ गया, ये दूसरा जो पुष्प है इसमें मादा जो भाग होता है वृत्तिका, वहां तक पहुंचा। ठीक है, अब पुष्प में जो मादा भाग होता है उसके लास्ट में अंडाशय पाया जाता है।
जैसे ही ये परागकण यहाँ से कीट पतंगों के माध्यम से इस वर्तिका तक आएगा, उसका नर युग्मक कहाँ पर पहुंचा, अंडाशय तक पहुंचा, ये अंडाशय किस में बदल जाएगा, फल में बदल जाएगा, ठीक है। और फल में क्या बनेंगे, बीज बनेंगे, क्या बनेंगे, बीज। तो यहाँ पर ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर हो गया, मतलब यहाँ पर जो इसमें मकरंद ग्रंथियां हैं उससे क्या होंगे, कीट पतंगे आकर्षित होंगे, कीट पतंगों से जो परागकण होगा वो क्या होगा, दूसरे पुष्पों पर ट्रांसफर होगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, परागण बोल रहे हैं, और इसी से फल और बीजों का निर्माण होगा, ठीक है। नेक्स्ट है उत्सर्जी पदार्थ, तीसरे नंबर का, जिसमें अपन एल्केलॉइड, रेजिन, टैनिन्स और लेटेक्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। एल्केलॉइड की अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जिसमें कई सारे एल्केलॉइड जैसे क्विनीन सिंकोना वृक्ष जो होता है उसकी छाल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। क्या है, एल्केलॉइड क्विनीन है, सिंकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त करें, जिसका यूज किसमें किया जाता है, मलेरिया के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट मार्फिन, पेपेवर सोमनीफेरिन जो प्लांट होता है उसके कच्चे फलों से प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग दर्दनाशक के रूप में किया जा रहा है। निकोटीन, तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त किया जा रहा है, जिसका उपयोग दर्द निवारक दवा के रूप में किया जा रहा है। एट्रोपिन, एट्रोपा पौधा होता है जिसकी जड़ों से प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग आंखों के लिए और तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने के लिए किया जाता है। रेसरपिन, राउल्फिया सर्पेंटाइना जो प्लांट होता है उसकी जड़ों से प्राप्त किया जाता है, जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में उपयोग किया जाता है। थीन का जो एल्केलॉइड है वो जो चाय है उसकी पत्तियों से प्राप्त होता है, उत्तेजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। टैक्सोल की अगर बात करते हैं तो टैक्सस जिम्नोस्पर्म होता है जिससे प्राप्त किया जाता है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, कैंसर रोधी दवा बनाने में किया जाता है। कंप्लीट है। नेक्स्ट अपन यहाँ पर गोंद की बात करते हैं, तो जो गोंद होता है वह कोशिका भित्ति जो सेलुलोज की बनी होती है, इस भित्ति के नष्ट होने से किसका निर्माण होता है, गोंद का निर्माण होता है, जो वायु के संपर्क में आने से कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है, समांगी क्रिस्टल के समान होता है। जैसे कौन कौन से पौधे छोड़ते हैं, कीकर, बबूल, खेजड़ी के जो वृक्ष होते हैं इनके जो तने होते हैं उस पर चिपचिपा पदार्थ बाहर की तरफ वातावरण में निकला हुआ होता है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, गोंद बोलते हैं। रेजिन की अगर बात करते हैं तो इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, रंग और वार्निश जो पेंट होते हैं उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। हींग क्या है, देखो यहाँ पे स्टार लगा रहा हूं इसको, हींग भी क्या है, एक रेजिन है। क्या है, एक रेजिन है जो कहां से मिल रही है, फेरुला पादप, एक प्लांट होता है फेरुला, उसकी जो जड़ें होती है उससे क्या मिल रहा है, हींग मिल रहा है, जिसका उपयोग हम औषधि के रूप में या मसालों के रूप में करते हैं। टैनिन्स की अगर बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, कोशिका भित्ति, पादप, छाल और पत्तियों में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति, पादप की छाल व पत्तियों में पाए जाते हैं। इनकी मात्रा कच्चे फलों में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। टैनिन्स की मात्रा कच्चे फलों में सबसे ज्यादा होती है, जिसका उपयोग दवा, चमड़ा उद्योग व स्याही बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेटेक्स। देखो लेटेक्स एक यहाँ पर दूध के समान होता है, जो सफेद, पीला, भूरे रंग का गाढ़ा द्रव होता है, जिसमें कई सारे एल्केलॉइड पाए जाते हैं और इसे लैक्टस या लैक्टिक भी कहा जाता है। जिन वाहिनियों में ये पाया जाता है उन्हें लैक्टिक वाहिनियां कहा जाता है। अब यहाँ पर मैं इस लाइन को बोल रहा हूँ, समझना आप इस लाइन को। लैक्टस जिस प्लांट में मिल रहा है उस प्लांट को पेट्रो प्लांट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेट्रो प्लांट भी कहा जाता है, जैसे यूफोरबिया, आक और कनेर। यहाँ पर इसे पेट्रो प्लांट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इन फ्यूचर में हो सकता है कि इनसे पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण किया जाए, ठीक है। आपका यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म कंप्लीट हुआ। बढ़े, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।